अब हम लोग सोशल सर्वे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका सोशियोलॉजी में यूनिट 4 है और छत्तीसगढ़ के हिसाब से, और छोटा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है अपने आप में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सोशल सर्वे के बारे में। तो सोशल सर्वे जो होता है वो एक ऐसा रिसर्च मेथड होता है जिसमें हम लोग सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, कंडीशन का या बिहेवियर का सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं। क्या होता है, सोशल सर्वे एक रिसर्च का ही मेथड है जिसमें हम लोग सोसाइटी के किसी प्रॉब्लम का या कंडीशन का बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं। क्लियर है? क्लियर है। इस मेथड में हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल से डाटा जो है कलेक्ट करते हैं या इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर हम लोग बहुत सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन जो है या डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मेन एम होता है कि जो सोशल फैक्ट्स हैं और जो सोशल कंडीशंस हैं उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, मेन एम क्या है, जो सोशल फैक्ट्स हैं और जो सोशल कंडीशंस हैं उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, इसमें रिसर्चर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चनर बेसिकली एक शीट होता है जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको फिल करने पड़ते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इंटरव्यू का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इंटरव्यू ले सकता है मल्टीपल लोगों से, या तो वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस में भी डाटा कलेक्ट कर सकता है। वो किसी से कुछ पूछेगा नहीं, किसी को कुछ बताएगा नहीं, वो सिर्फ देखता रहेगा, उसके बेसिस में डाटा कलेक्ट कर लेगा। इससे हमको समाज का जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कंडीशन है वो सब पता लगने में हेल्प मिलती है। क्या होता है, इससे हमको समाज का जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल कंडीशन है वो सब के बारे में जानने में हेल्प मिलती है। इस मेथड का इस्तेमाल मोस्टली इकोनॉमिक्स के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल इसका होता है। क्लियर? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एनालिसिस करना। क्या ऑब्जेक्टिव है, कि सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसका एनालिसिस जो है करना है। क्लियर है? सोशल सर्वे से हमको पॉलिसी मेकिंग और उसके अलावा जो सोशल प्लानिंग है उसमें भी बहुत हेल्प मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे हमको समाज का जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में पता लगता है। क्या होता है, सोशल सर्वे से हमको पॉलिसी मेकिंग और सोशल प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि इससे हमको समाज का जो करंट कंडीशन, क्या सिचुएशन चल रही है समाज के अंदर, उसके बारे में पता लगता है। क्लियर? ये वाला टॉपिक आपका खत्म होता है। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है भाई आपका सैंपलिंग। ये भी सिंपल सा है। ठीक है, सैंपलिंग का बेसिक सा मतलब क्या होता है, सैंपलिंग जो है वो सोशल रिसर्च के अंदर एक टेक्निक है जिसमें हम लोग पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स का ही जो है स्टडी करते हैं। सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग सोशल रिसर्च का एक टेक्निक है जिसमें हम लोग पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स का स्टडी करते हैं। इन सेलेक्टेड यूनिट्स को ही हम लोग जो है सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सेलेक्टेड यूनिट्स को ही हम लोग जो है सैंपल बोलते हैं। सैंपलिंग का पर्पस होता है पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालना या पॉपुलेशन के थ्रू डाटा कलेक्शन करना। ठीक है, सैंपलिंग का पर्पस क्या होता है, सैंपलिंग का पर्पस होता है कि पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालना या पॉपुलेशन का डाटा जो है कलेक्ट करना। ठीक है, जब पूरी पॉपुलेशन का स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता तब सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आप भाई हर एक आदमी से जाके थोड़ी आप डाटा कलेक्ट करते बैठे रहोगे, है ना? तो जब पूरी पॉपुलेशन का स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता तब बेसिकली सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल जो है किया जाता है। सैंपलिंग जो है वो ओवरऑल रिसर्च को बहुत ज्यादा ईजी बनाता है और बहुत ज्यादा मैनेजेबल बनाता है। क्या करता है सैंपलिंग, सैंपलिंग जो है वो पूरे मेथड को बहुत ज्यादा ईजी बनाता है और बहुत ज्यादा मैनेजेबल बनाता है। ठीक है, सैंपलिंग से टाइम और कॉस्ट दोनों ही सेव होते हैं। ठीक है, ये भी एक फायदा है कि सैंपलिंग से टाइम और रिसोर्सेज या कॉस्ट जो है दोनों ही सेव होते हैं। ये एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंटिफिक तरीके से अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस पूरे मेथड का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका सैंपलिंग। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो सैंपलिंग के थ्रू कलेक्टेड जो डाटा होता है उसको हम लोग पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सैंपलिंग के थ्रू कलेक्टेड डाटा है उसको हम लोग पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो सैंपलिंग जो है वो पॉपुलेशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को सेलेक्ट करना सैंपलिंग कहलाता है। क्लियर? विद दिस आपका टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक जो सैंपलिंग के अंदर ही आता है वो है भाई कि एक अच्छे सैंपलिंग करने का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको जनरली 4 नंबर या 2 नंबर का आ सकता है। और अगर देखिए सैंपलिंग का आपको क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज सैंपलिंग, है ना? अगर वो 8 नंबर में आपको आ गया और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें अगर आप 4 नंबर का लिख पा रहे हैं, 4 पॉइंट लिख पा रहे हो, 4 पॉइंट आपको याद नहीं आ रहे, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपलिंग को भी उसमें लिख सकते हैं। जनरली आपको जो एग्जामिनर होते हैं वो मार्क्स दे देते हैं इसके बेसिस में। क्लियर है? और इसके पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं तो ज्यादा दिक्कत होगी भी नहीं। तो देखो एक अच्छी सैंपलिंग का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सैंपल जो है पॉपुलेशन का साइज का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ये पहला अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या, कि भाई आपका सैंपल जो है वो पूरे पॉपुलेशन का जो साइज है उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा अब भाई आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट थोड़ी कैसे कर पाओगे, आप जो है एडिक्वेट साइज में सैंपलिंग करो। मान लो आप 10,000 लोगों से आप सैंपल उठा रहे हो, आपने भाई सैंपलिंग कितनों की 200-300 लोगों की, तो साइज जो है एडिक्वेट नहीं है। अगर आप 10,000 का पॉपुलेशन से आपको सैंपल उठाना है तो कम से कम आप 5,000 या 6,000 लोगों का सैंपल उठाओ, तब जाके आप जो है उसके बेसिस में लोगों को रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली वही है, सैंपल का जो साइज है वो बहुत ज्यादा एडिक्वेट होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो सैंपलिंग का जो मेथड है वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। अपना कोई बायसनेस जो है वो सैंपल कलेक्ट करने के टाइम नहीं देना चाहिए। ठीक है, अपना कोई बायसनेस जो है वो सैंपल कलेक्ट करने टाइम नहीं करना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा हम लोग बात करें तो सैंपल का सिलेक्शन एकदम रैंडम होना चाहिए और एकदम फेयर होना चाहिए। क्या बोल रहा है, सैंपल का जो सिलेक्शन है वो एकदम रैंडम होना चाहिए और एकदम फेयर होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करें तो सैंपल का डाटा अपने आप में रिलायबल होना चाहिए ताकि रिजल्ट जो है वो वैलिड हो। ठीक है, सैंपल का डाटा अपने आप में रिलायबल होना चाहिए ताकि रिजल्ट जो है वो बेसिकली वैलिड मिले। क्लियर? ये वाला टॉपिक आपका खत्म होता है।
इनके भी देखिए दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हर यूनिट को सेलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। ठीक है? इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो आप यूनिट के अंदर डिवाइड करते हैं सैंपल कलेक्ट करने के, तो उसमें हर यूनिट को सेलेक्ट होने का इक्वल चांस जो है मिलता है। ज्यादा साइंटिफिक और अनबायस्ड जो मेथड है वो यही है। ठीक है? ज्यादा साइंटिफिक और अनबायस्ड मेथड जो है वो बेसिकली यही है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, एक होता है भाई आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग, एक होता है भाई आपका क्लस्टर सैंपलिंग। तीन टाइप बस लिख देना, उससे ज्यादा मत लिखना। क्लियर? तो इसके टाइप कितने होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। चार टाइप के होते हैं ऐसे में, ठीक है? अपन तीन पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लियर? इसके बाद होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है? इस मेथड में हर यूनिट को इक्वल सिलेक्शन का चांस जो है वो नहीं मिलता। सैंपल सिलेक्शन जो होता है वो रिसर्चर के जजमेंट या उसके कन्वीनियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है? इसके अंदर हर यूनिट को जो है सेलेक्ट होने का इक्वल चांस जो है नहीं मिलता। सैंपल सिलेक्शन जो है वो आपका रिसर्चर के कन्वीनियंस या उसके जजमेंट के बेसिस में होता है। इसके टाइप्स होते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पस सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। ठीक है? तो इसके टाइप्स होते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। क्लियर है? विद दिस आपका टॉपिक भी खत्म होता है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चनर के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका टूल है डाटा कलेक्शन करने का। ठीक है? क्वेश्चनर क्या होता है? क्वेश्चनर एक रिसर्च टूल होता है जिसमें रिटन क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जो जिसको रिस्पोंडेंट को फिल करने के लिए दी जाती है। ठीक है? क्वेश्चनर क्या है? ये एक रिसर्च टूल है जिसमें बेसिकली रिटन क्वेश्चन की आपको लिस्ट दी जाती है और जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको ये क्वेश्चन को फिल करना पड़ता है। इसका यूज जो है वो सिंपली डाटा कलेक्शन के लिए किया जाता है और ये डाटा कलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी है। ठीक है? तो इसका यूज जो है वो सिंपली हम लोग बोले तो डाटा कलेक्शन के लिए किया जाता है और ये अपने आप में डाटा कलेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल भी है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चनर में रिसर्चर जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है? मान लीजिए आप किसी भी चीज के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस भी जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है? मान लीजिए मैं किसी का रिलीजन पूछने के लिए या फिर किसी का जॉब वाब पूछने के लिए डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनको जाके ये तो नहीं पूछूंगा भाई आपके बच्चे हुए हैं कि नहीं, है ना? क्या क्या खाना खाया था आप दोपहर को आज, ये सब तो नहीं पूछूंगा। तो मेरे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ उनके जॉब या उनके रिलीजन, जो भी मैं जिस भी चीज के ऊपर डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड ही होते हैं और उसी से स्पेसिफिक होते हैं। रिस्पॉन्डेंट जो है वो अपने आंसर खुद लिख कर देते हैं क्वेश्चन को वापस, है ना? ये मेथड जो है जनरली सोशल सर्वे के लिए या फिर आपका सोशल रिसर्च में इस्तेमाल होता है। ये मेथड किसमें इस्तेमाल होता है? आपका सोशल सर्वे में या फिर आपका सोशल रिसर्च के अंदर ये मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है। क्वेश्चनर का जो मेन एम होता है वो होता है कि भाई फैक्ट्स तो हम लोग कलेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में लोगों का जो ओपिनियन है उसको भी हम लोग कलेक्ट करें और लोगों का जो एटीट्यूड है किसी सोशल प्रॉब्लम के रिलेटेड उसको भी हम लोग कलेक्ट करें। ठीक है? तो क्वेश्चनर का मेन एम क्या होता है? क्वेश्चनर का मेन एम होता है कि भाई हम फैक्ट्स तो कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो, लेकिन हमको जो है लोगों का ओपिनियन भी कलेक्ट करना है और लोगों का एटीट्यूड भी जो है उसको भी कलेक्ट करना है। क्लियर? क्लियर। ये मेथड में हम लोग जो है बहुत सारे लोगों से एक टाइम पे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका ये कहीं ना कहीं एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि बहुत सारे लोग से हम लोग जो है डाटा एक ही टाइम पे कलेक्ट कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चनर जो होते हैं वो मेल्स के थ्रू या ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू और या फिर हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करते हैं। ठीक है? क्वेश्चनर जो है हम लोग कैसे कंडक्ट करते हैं, या तो आपको मेल भेज दिया जाएगा कि आपके गूगल अकाउंट में ये मेल आया है, ठीक है, या तो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, जो भी है। ठीक है? इसके अलावा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो है घर घर जाके सीधा पेपर आपको थमा देंगे, उसके थ्रू आप जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चन के अंदर वो बहुत क्लियर होने चाहिए और बहुत सिंपल लैंग्वेज होने चाहिए। बस विद दिस आपका टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। एक अच्छे क्वेश्चनर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है वो जनरली आपको 4 या 5 नंबर का आ सकता है और अगर आपको एक पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई व्हाट इज क्वेश्चनर, 8 नंबर में बताइए, और आप 4 पॉइंट जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था उसमें लिख लिए और 4 पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा, तो आप इस पर्टिकुलर आंसर का जो है इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चनर उसको भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आपको एटलीस्ट 6-7 नंबर तो मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि गुड क्वेश्चनर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो देखिए एक अच्छे क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले ये होता है कि उसके अंदर जो सवाल होते हैं बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं और बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज होते हैं। आप जैसे हिंदी में आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो अचानक से आप वहां पे संस्कृत डाल दिए, वहां पे मराठी डाल दिए, ये सब नहीं करना है ना। हिंदी में आपका क्वेश्चन है तो आप हिंदी में ही लिखिए और सिंपल लैंग्वेज लिखिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में भी एकदम आप एकदम हैवी हिंदी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव से, रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है उससे ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है? आपने क्या खाना खाया, है ना, आपको कौन सा रंग पसंद है, ये सब नहीं पूछना है ना। तो बेसिकली आप जो है जो रिसर्च का आपका ऑब्जेक्टिव है उसी से आपका रिलेटेड जो है क्वेश्चन होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन जो है वो बहुत शॉर्ट होने चाहिए और बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने चाहिए। लंबे लंबे सवाल पूछ रहे हैं ये सब नहीं, इंटरव्यू नहीं चल रहा है, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए, प्रिसाइज तरीके से पूछिए, कम कम पूछ के ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। क्लियर है? इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल ऑर्डर पे अरेंज होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई भारत से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोगों से कि क्या आप अपने आप को सिटीजन मानते हैं कि नहीं, है ना, आप क्या देशभक्त हैं कि नहीं, आप अपने देश के लिए कुर्बानी देंगे कि नहीं। फिर अचानक से आपने एकदम इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ दिया कि आप क्या खाना खाते हैं, आप क्या पसंद है, चिकन खाते हैं आप, ये सब नहीं। तो बेसिकली लॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपका क्वेश्चनर जो है वो अरेंज होना चाहिए। इसके अलावा फाइनल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि आपका क्वेश्चनर जो है वो अपने आप में अनबायस्ड होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। कोई बोल रहा है कि हाँ भाई मुर्गा खाता हूं तो आप उसको खुद से देख रहे हैं कि यार कितने गंदे आदमी हो आप, है ना। बेसिकली ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनर जो है वो अपने आप में अनबायस्ड होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। क्लियर? तो ये 5 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या 5 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड क्वेश्चनर के। क्लियर? 4 से 5 नंबर पे ये क्वेश्चन जो है वो आता है आपके एग्जाम में छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर?
टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर के बारे में बात करते हैं। अब ये भी एक और आपका टॉपिक है, 4 से 5 नंबर का, इसको भी पूछ लेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड, तीसरा होता है क्लोज एंडेड, चौथा होता है ओपन एंडेड। स्ट्रक्चर्ड के बारे में बात करते हैं तो इसमें प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, काउंटर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, रैंडम आपको सवाल जो है नहीं मिलेंगे। इसके बाद होता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जो रिस्पोंडेंट है वो फ्रीली आंसर दे सकते हैं, और काउंटर क्वेश्चन भी जो है इनसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने ऐसा बोला तो ऐसा क्यों बोला, ये बताइए। क्लियर। इसके अलावा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर आपके जो ऑप्शंस जो है वो दिए जाते हैं, या तो आप यस नो में आंसर दे दीजिए, या तो कोई जो क्वेश्चन रिलेटेड जो आंसर हैं वो आप दे दीजिए, ठीक है, लेकिन वो फिक्स्ड होते हैं। इसके अलावा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, इसके अंदर रिस्पोंडेंट जो है अपना आंसर एकदम डिटेल में दे सकता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्या आपने चिकन खाया, तो आपने बोला हाँ बिल्कुल खाया भाई, उसमें तेल डाला, उसमें बढ़िया अदरक लहसुन डाल के, जो भी है बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपना आंसर एकदम जाके डिटेल में दे सकते हैं। क्लियर। विद दिस आपका टॉपिक भी खत्म। अब हम लोग बात करते हैं इसका लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है? इंटरव्यू एक सिस्टमैटिक कन्वर्सेशन होता है। क्या होता है? एक सिस्टमैटिक तरह का कन्वर्सेशन होता है, जो कि बेसिकली आपका इंटरव्यूअर के बीच में और रिस्पोंडेंट्स के बीच में होता है। ये फेस टू फेस हो सकता है या किसी मीडियम के थ्रू हो सकता है, और इसमें कम्युनिकेशन करके, बात करके जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसमें क्या करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? बात करके जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर इंटरव्यू का इस्तेमाल जो है सोशल फैक्ट्स, ओपिनियन, एटीट्यूड और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। इसके डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो पीवीएम के अकॉर्डिंग इंटरव्यू एक ऐसा मेथड है जिसमें बेसिकली हम लोग जो है डाटा को कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। दो लोगों के बीच में जब वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके थ्रू हम लोग जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। फीचर्स क्या है? ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मेथड होता है। क्या होता है? एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का बेसिकली मेथड होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इसमें इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चन पूछता है और रिस्पोंडेंट जो है वो जवाब देता है। इंटरव्यूअर जो है क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है और रिस्पोंडेंट जो है जवाब देता है। सोशल रिसर्च में डाटा कलेक्शन के लिए बहुत यूजफुल होता है ये। सोशल रिसर्च के अंदर डाटा कलेक्शन के लिए बहुत यूजफुल होता है ये। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इसमें पर्सन इंटरेक्शन भी हो सकता है। इसके अंदर आप पूछ सकते हो कि हाँ भाई क्या खाया खाने में करके, ठीक है। इसके अलावा और क्वालिटेटिव और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हमको मिलता है, बहुत ज्यादा क्वालिटी और बहुत ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग को मिलता है इस इंटरव्यू के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो वही है, सोशल फैक्टर, ओपिनियन कलेक्ट करना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्यूरेट और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना, बहुत एक्यूरेट और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करना। इसके अलावा रिसर्च हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना। हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, एक टेस्टेबल आर्गुमेंट होता है, असम्पशन होता है, ठीक है, जिसको इंटरव्यू के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो उसको कुछ कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सकते हैं। इवन किसी इलिटरेट पर्सन से भी, जिसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, जो थोड़ा नहीं है उसको समझ, उससे भी आप जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स रेट बहुत हाई होता है, पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा इसका है एक्सपेंसिव हो जाता है, चाय नाश्ता कराने बैठाओ, खाना खाने बैठाओ, ये सब में है ना। इसके अलावा इंटरव्यूअर्स का भी बायस हो सकता है, ये भी एक है। चौथा ये है कि जो रिस्पोंडेंट है उसको भी मस्ती चढ़ सकती है, तो गलत सलत जवाब भी दे सकता है। इसके अलावा अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या है। तो देखो बहुत टाइप के इंटरव्यू भी होते हैं। स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्लिनिकल होता है, ग्रुप इंटरव्यू होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, फोकस्ड होता है। इतना सब आपको पढ़ना नहीं है, चार से चार आप पढ़ लीजिए, चार टाइप। या तो आप स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, या तो आप फोकस और क्लिनिकल पढ़ लीजिए, या तो आप ग्रुप इंटरव्यू और फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ लीजिए। 3 से 4 आप टाइप लिख लीजिए, आपका जो एग्जामिनर होगा बहुत खुश हो जाएगा। तो चलिए, लेकिन मेरे को सब पढ़ाने स्ट्रक्चर इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, प्री प्रिपेयर्ड होते हैं और एक ऑर्डर के अंदर पूछे जाते हैं। काउंटर क्वेश्चन इसके अंदर आपको नहीं पूछा जाएगा। आपने कुछ जवाब दिया, सामने वाला बोलेगा कि नहीं कि भाई ये जवाब कैसे दे दिया तुमने, है ना। तो काउंटर क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। फिक्स एक स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, फिक्स आपको आंसर देने हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो भाई दूसरा जो आपका आता है वो होता है अनस्ट्रक्चर। सिंपल सा है भाई, काउंटर क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, क्वेश्चन फिक्स नहीं होते, कन्वर्सेशन फ्री फ्लोइंग होती। इसके अलावा एक आता है फोकस इंटरव्यू। फोकस इंटरव्यू के अंदर किसी पर्टिकुलर इवेंट या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और उसी के रिलेटेड आपको डाटा कलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए मर्डर वगैरह हो गया है, तो उसमें जो आपके वो होते हैं विटनेस वगैरह होते हैं, तो उनसे इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे सिर्फ मर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद होता है क्लिनिकल इंटरव्यू। इसको याद रखना, रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, ठीक है। इसके अंदर आप जो है साइकोलॉजिकल या इमोशनल बिहेवियर, ओवरऑल जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसको स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप इंटरव्यू। नाम से समझ आ रहा है, इसमें जो है आप जो है मल्टीपल लोगों के साथ एक ही बार में इंटरव्यू करते हैं। इसमें क्या करते हैं? आप मल्टीपल लोगों से एक ही बार में इंटरव्यू कर लेते हैं। इसके बाद होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू के अंदर क्या होता है? चीजें प्लान होती हैं। इनफॉर्मल के अंदर चीजें कैजुअल होती हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर से रिलेटेड आप बोल सकते हैं। क्लियर। विद दिस ये वाला टॉपिक और ये चैप्टर पूरा आपका जो है सोशल सर्वे का खत्म होता है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय।